गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्वाति एचडी क्लासेस में। जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट में कार्बन कंपाउंड में पढ़ चुके हैं कि कार्बन का अक्रेंस कैसे होता है, उसमें कार्बन में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं उनका रीज़न क्या होता है, और इसी तरीके से उसके एलोट्रॉप्स का हमने देखा था, डायमंड, ग्रेफाइट। अब आगे हम यहाँ पे फॉर्मूले और स्ट्रक्चर जो होते हैं कार्बन कंपाउंड के उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके पहले भी हम एल्केन और एल्काइन के बारे में कुछ बातें कर चुके थे। अब हम बातें करते हैं कि कैसे उसके फॉर्मूला और स्ट्रक्चर हमको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसको कहेंगे एल्केन, और वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। डबल बॉन्ड होंगे तो उनको कहेंगे एल्कीन, वो अनसेचुरेटेड होते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो एल्काइंस वो भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आज बात करते हैं मीथेन की। तो मीथेन जैसे कि हम इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, एटम एक होता है। तो ये आपका स्टेम वर्ड जो होता है मैथ, उसको ही लेके हम आगे इसको नेमिंग करेंगे। तो जैसे क्योंकि कार्बन एटम कितना है, इसमें सिर्फ एक है, तो एक कार्बन एटम इसकी वैलेंसी 4 है, तो 4 वैलेंसी इस तरीके से सैचुरेटेड हो जाती है। एक कार्बन 4 तरफ से सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इस तरीके से फॉर्म करता है, इसको इसका नाम हो जाएगा मीथेन। ठीक है, देखिए METH और फिर ANE। ठीक है, मीथेन, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH4। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और फॉर्मूला मीथेन का। ठीक है, अब क्योंकि डबल बॉन्ड बनेंगे तो किसके बीच में बनेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में बनेंगे, लेकिन मीथेन में सिर्फ एक ही कार्बन है, दूसरा कार्बन नहीं है। इसीलिए मीथेन का कभी सेकेंड बॉन्ड एल्कीन और एल्काइन नहीं फॉर्म होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं बन सकते। ये शुरू होता है एथीन से। ठीक है, अगर कार्बन के 2 एटम हैं इस तरीके से, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है और बाकी की जितनी वैलेंसीज थी वो हाइड्रोजन से फिलअप हो रही हैं, तो उसको कहेंगे हम एथीन। ठीक है, फिर क्या हो गया, ETHANE, आपको बार बार ध्यान रखना है, एथीन। ठीक है, अब इसको जो फॉर्मूला होगा, यहाँ देखिए C2 और H कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से आप लिखेंगे एथीन। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि अब यहाँ पे फर्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि यहाँ कितने हो गए, 2, एक और एक कार्बन, 2 कार्बन है, दोनों के बीच में अब डबल बॉन्ड लग सकता है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी बची, 1 और 1 2, तो इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। इसका नाम हो जाएगा एथीन, ENE, एथेन, एथीन, एंड देन इथाइन। इथाइन के लिए यहाँ पे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, सिर्फ एक वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से सैचुरेटेड होगी। तो इस तरीके से हाइड्रोजन से कंप्लीट होने के बाद इसका जो आपका नाम होगा वो हो जाएगा इथाइन, ETHYNE, और फॉर्मूला हो जाएगा C2H2। यहां पर फॉर्मूला क्या है, C2H4। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमको आगे कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 2 थे, आपका स्टेम वर्ड था इथेन, इथीन, इथाइन। नेक्स्ट इज प्रोपेन। प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हैं यहाँ पे देखिए, लेकिन तीनों ही कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अब सिंगल बॉन्ड बन रहा है इसलिए सैचुरेटेड है, इसको हम कहेंगे एल्कीन। अब क्योंकि यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस वजह से यहाँ पे C3H8। ये फॉर्मूला हो गया, ये स्ट्रक्चर, एंड द नेम इज PROP एंड देन ANE, प्रोपेन। ठीक है, तो इट इज प्रोपेन। नेक्स्ट इज, अगेन हम देखेंगे यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में, क्योंकि यहाँ 1 2 और 3 कार्बन है, अब किसी भी कार्बन के बीच में आप इन दोनों कार्बन के बीच में काउंटिंग करिए या यहां पर अगर आपने डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये हो जाएगा एल्कीन। एल्कीन हो जाने के बाद यहां पर जब एल्कीन फॉर्म होगा तब इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, यहां पे वैलेंसी कंप्लीट हो गई, यहां पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन, और यहां पर 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए, काउंट करिए, 1 2 3 कार्बन एंड हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, C2H6, एंड नेम विल बी, नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपीन, PROPENE, प्रोपीन। यहां तक हमने देख लिया था प्रोपीन, है ना। चलिए देखिए प्रोपीन में क्या है, यहाँ पर भी 1 2 3 कार्बन है, और 3 कार्बन से 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ पे जुड़े हुए थे। ये फॉर्मूला हो गया C3H6 और नाम हो गया प्रोपीन। ठीक है, अब इसी तरीके से हम
एल्काइन के लिए भी तीन कार्बन एटम्स लेंगे। ये 3 कार्बन एटम जब ओपन चेन से इस तरीके से देखिए वो ओपन चेन है यहाँ पर, लेकिन किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में आपको क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ भी लगाया था, तो इस तरीके से यहाँ पे जब हम बॉन्ड्स लगाएंगे, यहाँ वैलेंसी कंप्लीट हो गई इस कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट है, सिर्फ इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट नहीं है, तो हम इसको कंप्लीट कर देंगे। देखिए कार्बन यहाँ पर कितने 1 2 3, तो हम लिख देंगे। ये आप अपने आप से जब आप लिखेंगे, बनाना लगेंगे, तो आपको सब चीज खुद ही आने लगेगी। ठीक है, देखिए 1 2 3 और 4, तो C3H4 ये आपका फॉर्मूला हो गया। और इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे प्रीफिक्स देखा है, प्रॉप इज अ प्रीफिक्स। हर ही शब्द में ये जो प्रॉप है, प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन। ठीक है, तो प्रोपाइन के लिए हम क्या लिख लेंगे, फिर से प्रीफिक्स पहले लिखेंगे प्रॉप और फिर YNE। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपीन और फिर ये प्रोपाइन ये फॉर्मूला हो गया, नाम, और ये स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में हम 4 जो अपना है, जहां पर चार कार्बन एटम्स हैं, उसका प्रीफिक्स होगा ब्यूट। ठीक है, ब्यूट को हम बना लेंगे। तो सबसे पहले कितने कार्बन एटम होंगे, 4। तो 4 कार्बन एटम की हम ओपन चेन बना लेंगे। ये हमने ओपन चेन बना लिया और सभी बॉन्ड सिंगल है, इसीलिए ये एल्केन हो जाएगा। फिर हम वैलेंसी से बराबर कर लेंगे। देखिए सभी वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो सब तरफ हाइड्रोजन इस तरीके से ऐड हो जाते हैं। अब हम फिर से काउंट कर लेते हैं। सी तो कार्बन के सी हो गया 4 ब्यूटेन में ना, C4, और H काउंट करिए, H कितने हैं, H हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H 10। ये हो गया फॉर्मूला। और नाम क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ब्यूट, जो हमारा प्रीफिक्स है ब्यूट, और फिर ANE ब्यूटेन। नेक्स्ट विल बी 4 कार्बन, फिर हम ओपन चेन लेंगे, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि एल्कीन है, तो एल्कीन में कहीं भी एक आपको डबल बॉन्ड लगाना जरूरी है, तो यहां पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिए। अब इसकी वैलेंसी देख लें, अब ये वैलेंसी कंप्लीट हो गई। यहां पे देखिए 1 2 और 3, यहां पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगेगा, और इस तरीके से यहां पे हमारा स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे, C4 और H 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो H 8। नाम हो जाएगा ब्यूटीन, ENE। ठीक है, ब्यूटीन, ENE, ब्यूटीन। एंड नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा 4 पर कार्बन, फिर ओपन चेन में बनाएगा। लेकिन जब ये आपके जो बॉन्ड होंगे, यहाँ किसी भी एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे वैलेंसी आपकी सैचुरेटेड कर देते हैं। ये ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे भी आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। यहाँ फिर हम लिख लेते हैं C कितने हो गए यहाँ पे, C4, 1 2 3 4 C4, और H हो गए 1 2 3 4 5 6, C4H6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोपाइन, ब्यूटीन था, तो ब्यूट आपका ब्यूटीन, और ये हो गया ब्यूटाइन, BUTYNE ब्यूटाइन। ठीक है, इसके बाद सेम ऐसे ही आप पेंटीन के लिए भी करेंगे। आपको यहाँ पे जो ओपन चेन है कंटिन्यूअस वैसी ही लेनी पड़ेगी। आप सिर्फ यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंगल कार्बन को रख दिया। इसके आप करिए इसको, हाइड्रोजन आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी आप सेम करेंगे। क्या, सिर्फ यहाँ सिंगल बॉन्ड थे सभी कार्बन के बीच में, और यहाँ कार्बन जो होगा ओपन चेन में, किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर एल्केन के केस में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन के केस में डबल बॉन्ड, और एल्काइन के केस में ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी एक जगह आपका ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, तो ये आप इसको फिल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम प्रीफिक्स लेंगे। प्रीफिक्स जो होंगे वो मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट और पेंट लेंगे, और इसी हिसाब से हमारे बाकी नाम हम लेते हैं। जैसे मैथ, मीथेन, ये एल्कीन और एल्काइन मेथेन में होगा नहीं, क्योंकि 2 कार्बन होते नहीं है। ठीक है, हमारा जो एल्कीन और एल्काइन ग्रुप शुरू होता है वो 2 कार्बन होने चाहिए, इसलिए एथीन और एथाइन से शुरू होगा। एथेन, एथीन, एथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटीन, पेंटेन, पेंटीन एंड पेंटाइन। तो यहां तक हमने पढ़ा है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिटेल में कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक ओपन चेन ली है कार्बन की, जिसमें 4 एटम्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब हम उसी का एक ब्रांच चेन बना लेते हैं। ये हमारी ब्रांच चेन हो गई। इसी ब्रांच को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, अगर हमने 1 2 कार्बन ऐसे ली और तीसरा जो कार्बन है आप ऐसे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों सेम स्ट्रक्चर है। इनको कहा जाता है स्केलेटन, क्योंकि अब इसमें आपने वैलेंसीज
फिल नहीं की हैं। अब इसके बाद हम इसके वैलेंसीज फिल करते हैं। वैलेंसी फिल करने के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कार्बन हमने ले लिया, 4 कार्बन है और वो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। सभी वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी है कि यहाँ पर देखिए कोई भी कार्बन, सभी कार्बन 4 वैलेंसी शो करेंगे। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो इसको कहेंगे सबसे सिंपलेस्ट, क्योंकि यहाँ ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमने लिया ब्यूटेन, तो ये हो गया आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसके बाद में हम दूसरा ले लेते हैं ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। हम ये वाला ले लेते हैं। अब इसको अगर हमको स्केलेटन लिया है तो इस स्केलेटन में भी हम उसकी वैलेंसीज फिल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, वैलेंसीज फिल कर ली है। अब हम इन जो वैलेंसीज हैं इसको फिल करने के बाद में हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 कार्बन कितने हैं, 4 हैं, C4 और H 10 है। सेम यहाँ पे भी देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन 4 है और हाइड्रोजन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो H 10 है। यहाँ पर दोनों ही देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये, हमने देखिए कितने नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के 4 हैं, हाइड्रोजन के 10 है। यहाँ दोनों सेम है। ऐसा केस जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले अलग हो उसको कहा जाता है आइसोमर्स। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से हम एक बार रीड करते हैं। ओपन चेन में सिर्फ सीधी चेन होगी, ओपन चेन कहेंगे, और जहां पर ब्रांचिंग हो जाएगी उसको ब्रांच चेन स्ट्रक्चर कहते हैं। स्टार्टिंग ब्रांच चेन स्ट्रक्चर को शो करने के लिए आपको मिनिमम C4 यानी कार्बन के 4 एटम्स लेने जरूरी हैं। ब्यूटेन से पहले आप ब्रांचिंग शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्यूटेन से ही हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचिंग शो करना। तो ये हमने किया है। इसके बाद यही एग्जाम्पल है सबसे अच्छा, जहां पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, उसको कहा जाता है आइसोमर्स। तो अब हम देखते हैं आइसोमर्स कैसे बनते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम पेंटेन का, और उससे हम एग्जांपल देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं आइसोमर के बारे में। आइसोमर जैसे कि हमने अभी देखा ब्यूटेन के एग्जांपल से कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, उनको कहा जाता है आइसोमर। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं पेंटेन का। पेंटेन में कितने कार्बन होंगे, गुड 5 हो गया ना। तो इस तरीके से हम पहले एक ओपन चेन बना लेते हैं 5 कार्बन की, और फिर हम दूसरी चेन के बारे में देख लेते हैं। ये हो जाएगी ब्रांच चेन। ये आपकी ब्रांच चेन हो गई। ये स्केलेटन, ये भी स्केलेटन है, ये ओपन चेन का, ब्रांच चेन का। और एक और एग्जांपल हम इस पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग और भी तरीके से हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे 5 कार्बन है तो ब्रांचिंग ऐसे भी आप शो कर सकते हैं। तो ये स्केलेटन हो गए आपके डिफरेंट, ये दोनों ब्रांचिंग के, ये ओपन चेन के। अब हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, हाइड्रोजन से इसको स्केलेटन को फिल कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से आपकी वैलेंसीज कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो आपकी वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद फॉर्म ये होगा, आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे, इसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C5 और H कितने हो गए, देखिए 12। सेम यहाँ पर भी क्या है, देखिए यहाँ पर भी अगर हम फिल इसकी वैलेंसी कर दें तो वैलेंसी फिल करने के बाद में जो इसका स्ट्रक्चर होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, कार्बन फिर सेम, यहाँ पर एक कार्बन कम है ना। ठीक है, यहाँ पर नहीं ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, C5 और H देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गए। सेम यहाँ पे भी हम पहले ही लिख लेते हैं कार्बन में कितने हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन के आपके C5 और H अब हम फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो फिर आपका फॉर्मूला क्या हुआ यहाँ पे, सेम। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूले सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले तीनों में डिफरेंट है। तो इसी को कहा जाता है आइसोमर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, आर कॉल्ड आइसोमर्स। ओके, इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 आइसोमर देखे पेंटेन के। पेंटेन, ये भी पेंटेन, दिस वन आल्सो पेंटेन। तो ये तीनों आइसोमर्स है पेंटेन के। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंटेन के आप कितने आइसोमर बना सकते हैं, तो सिर्फ 3 पेंटेन के आइसोमर बनेंगे। इसके पहले हमने ब्यूटेन का देखा था, ब्यूटेन में सिर्फ 2 आइसोमर बनते हैं जिसको हम पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से आगे हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन के भी आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर। किसी भी कंपाउंड की जब आप फॉर्म करेंगे तो इस 2 तरीके से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक सैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर और दूसरा अनसैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर। पहले हम सैचुरेटेड की बात कर चुके हैं, जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड, जहां कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी यहाँ पे आपको एक रिंग बनानी है, और रिंग बनाने के लिए हमको कम से कम 3 कार्बन एटम जरूरी चाहिए होते हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले 3 कार्बन एटम हम एक रिंग में इस तरीके से अरेंज कर देते हैं। तो ये जो आपका रिंग बन गई, यहाँ पर एक रिंग फॉर्म हो गई, ये रिंग बनी है। अब इसको हम, क्योंकि रिंग बनेगी तो सबसे पहले साइक्लो नाम दे देते हैं जब भी रिंग बनेगी। तो ये क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 3 कार्बन एटम है, तो इसको हम कहेंगे
इसका फॉर्मूला पहले अब लिख ले सी, यहाँ पे हमने लिख ली C3। अब इसके बाद H से इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। तो H से जब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के बाद देखिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये का स्ट्रक्चर हो गया इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, फॉर्मूला हो जाएगा C3H6। अब यहाँ पर नाम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये साइकिल में है, एक रिंग बना रहा है, इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे। तो जब भी लिखेंगे तो साइक्लो से शुरू होगा, ठीक है, साइक्लो। अब ये आपका साइक्लो तो हो गया। इसके बाद में हमको इसका लिखना है कि नाम, तो क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, देखिए 1 2 3, तो 3 कार्बन एटम होने की वजह से हम लिख देते हैं प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला सैचुरेटेड रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपेन का बन गया। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 4 कार्बन एटम हो। इस तरीके से 4 कार्बन एटम है, वो भी एक रिंग में अरेंज हो गए हैं, और फिर हम उसको फिर वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्योंकि यहाँ एक साइकिल फॉर्म हो रहा है, इसीलिए जब हम इसका नाम लिखेंगे तो नाम लिखते समय फिर यहाँ पे हमको सबसे पहले लिखना होगा साइक्लो। अब ये हो गया था आपका फर्स्ट एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन का। ये क्योंकि इसमें कितने हैं, 4 कार्बन है, इसलिए ये हो जाएगा C4H8। नाम लिखते समय हम क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन। तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। इसी तरीके से अगर हम 5 कार्बन अरेंज कर दें इस तरीके से कि वो भी एक रिंग फॉर्म करे, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका अरेंज हो जाएगी, एक रिंग बन गई, और इस रिंग को फिर हम वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। तो ये भी आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि कम से कम 3 आपको कार्बन एटम चाहिए होते हैं रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो यहाँ पर ये आपका प्रोपेन बना, ये आपका ब्यूटेन बना, और ये आपका पेंटेन बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि साइकिल है, इसीलिए हम इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं C5H10, और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन। ये हमको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमको जो स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं वो है साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन के लिए, लेकिन स्टार्टिंग आपको पता होनी चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ तक पढ़ा है। इसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे, जो हमको मेन पढ़ना है अभी, वो है साइक्लोहेक्सेन के बारे में और बेंजीन के बारे में। दोनों को हम एक साथ रखकर उसके एग्जाम्पल को कैसे पढ़ते हैं वो देखते हैं। तो जब भी हम देखिए, अभी हमने जो देखा स्ट्रक्चर्स, उस स्ट्रक्चर में और साइक्लोहेक्सेन में क्या रिलेशन है ये देखिए। साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा, अभी तक हमने स्ट्रक्चर देखा कि ट्रायंगल बन रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल, तो इस तरीके से बन रहा है। अब साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन में मींस कितने कार्बन हो जाएंगे, हम एग्जांपल ले लेते हैं साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब साइक्लोहेक्सेन मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको भी इसके बारे में पढ़ना है, तो ठीक है। इसका हम यहाँ पे फॉर्मूला भी देख के लिखेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको। जब साइक्लोहेक्सेन होता है वो एक हेक्सागोनल शेप में कार्बन एटम इस तरीके से आपके अरेंज रहते हैं। ये एक हेक्सागोन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया। तो साइक्लोहेक्सेन हमको डिटेल में पढ़ना है। साइक्लोहेक्सेन में एक हेक्सागोनल रिंग फॉर्म हो गई है, ठीक है। यहाँ पर 6 इस तरीके से आपका हेक्सागोनल रिंग बन गई है, और कार्बन जो एटम है जो बीच बीच में इस तरीके से हेक्सागोन के कॉर्नर्स में प्रेजेंट है। अब इसके बीच में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से इस तरीके से फिल हो जाएगी। यहाँ पर जो आपकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला देखें। ये हमारा क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर बन गया साइक्लोहेक्सेन का। इसका फॉर्मूला देखें तो कार्बन कितने हैं, C6, और H कितने हो गए, H12, ठीक है। C6H12 आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया साइक्लोहेक्सेन का इस तरीके से। इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए सभी जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, इसीलिए ये सैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर जो कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। बेंजीन में क्या होता है, उसमें भी या जो आपके कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 6 ही होंगे, वो भी हेक्सागोनल रिंग में अरेंज होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये कार्बन हेक्सागोनल रिंग में अरेंज है, लेकिन यहाँ पर जैसे सपोज यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो अगले वाले में डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। और अल्टरनेट केस में आप देखिए एक के बाद एक अल्टरनेट केस में यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से जब डबल बॉन्ड आपके प्रेजेंट होते हैं किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे 3 कंप्लीट हो चुकी है, तो सिर्फ यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 1। तो इस तरीके से 1 2 3 4 सब आपकी वैलेंसी फिल होती जा रही है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है बेंजीन का। इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं। C कितने हो गए, C6, और H भी 6 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब भी आपको पढ़ना है तो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन आपको दोनों अच्छे से पढ़ना है। एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आप डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका बेंजीन। इसी साइक्लोहेक्सेन का हम डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें क्या करेंगे, यहाँ पे आप फिर यहाँ पे इस तरीके से
अरेंज कर देंगे कार्बन को, और कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि एक बॉन्ड जब बनता है, किसी भी एक बॉन्ड के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन्स का साझा होता है ना, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, तो इनमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो इसीलिए जब शेयरिंग होगी तो उसको हम इस तरीके से शो करेंगे कि यहाँ पे डॉट से जितने बॉन्ड हैं उनको हम डॉट से शो कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड को शो कर दे रहे हैं, ये हमने शो कर दिया। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ भी हम डॉट से इस तरीके से शो कर देते हैं, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। देखिए समझ में आ रहा है ना, ध्यान रखिएगा, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, इसीलिए जब हम डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय इस तरीके से आपको हाइड्रोजन को लगाते समय 2 आपको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका डॉट स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाता है, जो कई बार आपसे पूछा जाता है। तो किसी भी तरीके इस तरीके से आप बेंजीन का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर है, प्लेन स्ट्रक्चर है, और ये डॉट स्ट्रक्चर में आप साइक्लोहेक्सेन को दिखा देंगे, और इस तरीके से आप बेंजीन जो कि अनसैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हमने अभी तीनों स्ट्रक्चर जो होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर पढ़ लिया, इसके पहले हम जो आपका ओपन चेन होता है और ब्रांच चेन भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। ओके, अब यहाँ हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स के कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सभी कार्बन कंपाउंड्स ही हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। जैसे हाइड्रोकार्बन में क्या क्या होता है, वो कंपाउंड, एनी कंपाउंड विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए, हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ 2 ही आपके एलिमेंट होंगे, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, यहाँ कार्बन तो होगा ही, साथ में हाइड्रोजन भी होगा, और उसके साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऐसे एक्सेट्रा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये डिफरेंस हो गया दोनों में। यहाँ पे देखिए सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, वो हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन और कार्बन यहाँ भी हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एक्सेट्रा आप यहाँ पे और भी अलग एलिमेंट्स ले सकते हैं, तो वो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें भी कार्बन तो होगा, लेकिन कार्बन के अलावा यहाँ पर जरूरी नहीं है कि H हो, ये कंपल्सरी नहीं होता है कि आपके पास में यहाँ पे हाइड्रोजन हो। तो इस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ यहाँ पे कार्बन है, लेकिन कार्बन के अलावा यहाँ पर सपोज ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होगा, तो इनको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको एग्जांपल के थ्रू भी हम समझ लेते हैं। जैसे हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स देखे थे वो सभी हाइड्रोकार्बन में थे। जैसे हम एग्जांपल ले लें CH4 का ले लें, C2H5 का ले लें, या जो सो ऑन है ना, तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन थे, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गए। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम ले तो यहाँ पे कार्बन C2H3 COOH ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन तो है, साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ गया है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ गया है तो हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। उसके बाद में अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जांपल लें तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, CCl4 है, तो ये ना एग्जाम्पल में हाइड्रोजन नहीं है, तो इनको कहा जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में हमको अभी नहीं पढ़ना, हमको डायरेक्ट अभी फिलहाल हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम चाहेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने के लिए डिटेल में कैसे पढ़ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कैसे आप दोनों सभी में डिफरेंशिएट करेंगे वो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं जो कि किसी कंपाउंड की उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होगी या उसका फंक्शन क्या होगा ये कन्फर करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को जो ग्रुप डिसाइड करते हैं वो या तो एटम हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम, उन्हीं को हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर हम उनको एक एक अलग अलग ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लास ऑफ कंपाउंड लिखा, सबसे पहले हमने लिखा है हेलो ग्रुप्स में, है ना। तो हेलो ग्रुप में क्या हो जाएगा, हेलो में क्लोरो, ब्रोमो, आइडो इस तरीके से होते हैं। तो हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं क्लोरो Cl, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से इस तरीके से आप Cl शो कर देंगे और Br, है ना। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाते हैं, क्लोरो और ब्रोमो के Cl एंड Br, ये फंक्शनल ग्रुप हो गए। इसके साथ हम एक एग्जांपल में देख लेते हैं तो ये कैसे जुड़ते हैं किसी भी कंपाउंड में। हम सबसे इजी एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन का। देखिए मीथेन में क्या होता है, CH4, ठीक है। अब ये जो CH4 होता है इसमें डायरेक्टली अब CH4 वैलेंसी पूरी कंप्लीट हो गई, तो यहाँ तो अब आपका कोई ग्रुप नहीं जुड़ सकता। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ही एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और ये क्या कर दिया, यहाँ पे हमने क्या ओपन किया, CH3। अब एक वैलेंसी जो इसकी बच गई है वहां से ये Cl ग्रुप इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3Cl, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं CH3Cl। तो CH3Cl जो बन गया वो हो गया क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो प्रॉपर्टी थी मीथेन की वो एकदम चेंज हो जाएगी क्योंकि क्लोरोमीथेन बन गया। सेम ऐसे ही अगर हम ब्रोमीन के केस में करें तो क्या हो जाएगा, CH4 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो CH3Br, ठीक है।
तो ये आपका बन गया CH3Cl, CH3Br और इस तरीके से CH3 आयोडीन में जो आपका जो CH3 आई है वो भी बन सकता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ हेट्रो एटम्स। तो ये हेट्रो एटम्स क्या होते हैं? देखिए हमने इसके पहले ही अभी पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन्स, है ना। हाइड्रोकार्बन, इसके पहले अगर हम फिर से एक एग्जांपल लें कि सपोज यहाँ पे हमने क्या ले लिया, अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं सभी हाइड्रोकार्बन्स थे, जैसे जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनेंगे उनको कहेंगे हम हाइड्रोकार्बन। तो अगर इनमें कहेंगे यहाँ पे देखिए CH3 तो कार्बन है और हाइड्रोजन है। अब कार्बन और हाइड्रोजन पहले सिर्फ हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो ये जो क्लोरीन पार्ट है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा है, उसको कहते हैं हेट्रोएटम। तो यहाँ पे हेट्रोएटम क्या हो गया? क्लोरीन। ठीक है, तो ये हेट्रोएटम हो गया पहला यहाँ पे क्लोरीन, और इस केस में यहाँ पे हेट्रोएटम कौन सा हो गया? ब्रोमीन। ठीक है, तो Br यहाँ पे ब्रोमीन जो है क्लोरो, और ये ब्रोमो, तो क्लोरो और ब्रोमो ये दोनों हेट्रोएटम्स हो गए, क्लोरीन और ब्रोमीन। इसके बाद अगर हम फिर बाद में बात करें, ये वाला हमारा क्लोरो ब्रोमो कंप्लीट हो गया। एल्कोहल, अब एल्कोहल जो क्लास ऑफ कंपाउंड है उसमें एल्कोहल क्या करता है, इसका जो आपको ग्रुप करेंगे तो क्या करेंगे? O सिंगल बॉन्ड OH से शो करेंगे। सेम यहाँ पे भी OH जो बॉन्ड होगा फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? OH। इसको हम क्या लिखेंगे, कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप को शो करेंगे OH से, और यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप है। ठीक, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमने फिर एग्जांपल वही ले लेते हैं, CH3, एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर दिया और क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे? OH, तो ये बच गया CH3OH। तो ये मेथिल एल्कोहल हो गया, है ना। नॉमेनक्लेचर के बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ऐड होता है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन, ये कार्बन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, कौन सा हेट्रोएटम कौन सा है यहाँ पे? ऑक्सीजन। ठीक है, तो हेट्रोएटम यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन आपका हेट्रोएटम हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है, अब एल्डिहाइड में यहाँ पे कार्बन आ जाता है। जब कार्बन होगा तो आपको कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी होगी, तो कार्बन की वैलेंसी इस तरीके से, एक हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, और यहाँ जब वो जुड़ेगा जिस तरीके से, वही एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3, अब यहाँ पे CHO, CH3 CHO, थोड़ा ही डिफरेंस है, देखिए CH3O है, CH3 CHO। CHO जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड को शो करता है। अब यहाँ पे हेट्रोएटम कौन सा हो गया? फिर से ऑक्सीजन हो गया, देखिए CH के अलावा सिर्फ ऑक्सीजन है तो हेट्रोएटम ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कीटोन ग्रुप की। तो जो कीटोन ग्रुप होता है, यहाँ पर कभी भी कीटोन ग्रुप जो होगा वो देखिए इस तरफ एक सिंगल बॉन्ड, इस तरफ एक सिंगल बॉन्ड, तो वो हमेशा दो कार्बन के बीच में जुड़ता है। इसलिए अगर हम एग्जांपल लें भी तो CH3, तो हमको दो लेने पड़ेंगे CH3, और इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड से इस तरीके से आपका कीटोन ग्रुप ऐड होगा। तो कीटोन ग्रुप कभी भी एंड में नहीं होता है, वो दो कार्बन के बीच में ही आपके इस तरीके से शो होगा। तो अगर इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, ऐसा कोई फॉर्मूला दे देता है एग्जांपल में, तो आपको यहाँ पे बताना है कीटोन ग्रुप है, और यहाँ पे भी हेट्रोएटम जो है आपका वह क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है फॉर्मूला? ये हो जाता है C डबल बॉन्ड O और OH, क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, C डबल बॉन्ड OH। हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये नीचे भी लिख सकते हैं, आपकी डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OH, तो ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, जब हम इसको भी, क्योंकि देखिए सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3 COOH। तो ये आपका हो गया एग्जांपल एसिड का। तो ये बन गया एसिड, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया। और सेम, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हेट्रोएटम दिख लेते हैं। हेट्रोएटम कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे भी ऑक्सीजन, सेम यहाँ पे भी ऑक्सीजन ही है। ठीक है, तो अब देखिए सेम हमने लिया था, यहाँ पे भी मेथेन लिया था, यहाँ पे भी मेथेन लिया था, मेथेन मेथेन, लेकिन अब सभी की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे क्लोरोमेथेन है, यहाँ पे एल्कोहल बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो सभी की जो फंक्शन की वजह से, फंक्शनल ग्रुप की वजह से एक ही आपका जो कंपाउंड था उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर ये एक एटम था क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन क्या एटम्स है, जबकि ये क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स। तो इस तरीके से एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं या कन्फर करते हैं, उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। हाइड्रोएटम्स हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी चेन कितनी लंबी है और छोटी है, तो हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप खत्म करते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे हम अगली बात करते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? यहाँ पे कार्बनिक कंपाउंड्स के ग्रुप होते हैं जिनमें सभी जो भी कार्बनिक कंपाउंड होंगे सभी के फंक्शनल ग्रुप भी सेम होंगे और साथ ही उनका जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा। अब ये कैसा होता है उसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हम एल्केन्स की बात करते हैं, हमने अभी पहले भी पढ़ा एल्केन, एल्केन में लेकिन हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, तो CnH2n+2 इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे रखेंगे। अगर हमने मान लीजिए कितने कार्बन रखे हैं, मेथेन में अगर हम रखते हैं तो क्या कर देते हैं, यहाँ पर C 1 है, जब कार्बन 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक कार्बन हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, इसको पहले हम क्लियर करके देख लेते हैं। C1 है, H2 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा? C 2 1 2 + 2, तो ये आ गया CH4। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे कैलकुलेट करते जाएंगे और हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा कितना आ गया कंप्लीट करने के बाद में, ये आ गया CH4। ठीक है,
तो ये हमारा जो फाइनल हमने देखा ये हो गया CH4। इसी तरीके से अगला जो हमारा होगा वो हो जाएगा मीथेन हो गया। मीथेन के बाद में ये हो गया इथेन C2H6। नेक्स्ट हो जाएगा C3H8। हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रखते जाएंगे। n1 होगा तो CH4, n2 होगा तो C2H6, n3 होगा तो C3H8। अब ये हमारी जो सीरीज बनी इसको हम होमोलोगस सीरीज कहेंगे। अब फॉर्मूला तो ठीक है, सेम हो गया, फंक्शनल ग्रुप भी ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरीके से डिफरेंस देखेंगे कि अगर हम इन सब के बीच में डिफरेंस देखते हैं तो कितने का डिफरेंस है। C दोनों के अगर बीच में देखें तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो अगर हम इसमें C एक कार्बन का डिफरेंस हो गया और यहाँ पे C4 है, यहाँ C6, तो H2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस हो गया, CH2 का। सेम अगली इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो गया C2H6 C3H8। तो फिर डिफरेंस देखिए 2 और 3, मतलब कार्बन का एक कार्बन का डिफरेंस है, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो CH2, डिफरेंस क्या है CH2 का है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो आपका डिफरेंस है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में वो CH2 का आया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा देख लेते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स में जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। ठीक है, अब यहाँ पे n की जगह में हम C की जगह में 1 रख देते हैं। अब एल्कीन में 1 रखेंगे तो आपका फॉर्मूले में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा देखिए, C की जगह अगर हम 1 रखते हैं 1H2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आया आपके पास में CH2। तो यहाँ तो कोई आपका फॉर्मूला बन नहीं रहा, तो हमको क्या रखना पड़ता है, मिनिमम जो हम रखते हैं वो, क्योंकि वैलेंसी आपकी कंप्लीट ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम n की प्लेस में 1 कभी नहीं होता है। इसीलिए जो हमारा स्टार्टिंग जो होता है सीरीज में वो होता है C2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीथेन जैसा इथेन एल्केन बनता है लेकिन मेथीन नहीं बनता। यहाँ पे क्या बनेगा, C हमको 2 लेना पड़ेगा, C2, और फिर अब जब हमें 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, H में भी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, तो C2H4। जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो C2H4 हमारा फॉर्मूला आ गया। ये हो गया एल्कीन। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो एल्कीन होगा C3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, तो C3H6। अब यहाँ पे हम फिर डिफरेंस देखते हैं, तो अगर हम C का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर C1 और यहाँ पे 4 और 6 CH2। तो डिफरेंस कितना आया, CH2 का। सेम इसी तरीके से हम एल्काइन के केस में देखते हैं। वहां पे भी एल्काइन के जो केस होता है उसमें फॉर्मूला होता है CnH2n -2। तो CnH2n -2 में यहाँ पे भी, यहाँ तो कोई होगा नहीं, यहाँ पे आपने को पता है, तो C2 से स्टार्ट होती है सीरीज। तो C2, अब यहाँ पे C2 रख देंगे, 2 2 4 -2, तो फिर आ गया C2H2। अगला जो सीरीज है वो हो जाएगा C3। अब C यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 6 -2 4, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी सीरीज बन गई। देखिए हर सीरीज में सेम तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फंक्शनल ग्रुप है तो सेम है। अब इसमें यहाँ पे भी जो डिफरेंस होगा, जो फॉर्मूला होगा उसमें CH2 का ही डिफरेंस है। यहाँ तक तो हमने एल्कीन और एल्काइन के केस में देखे थे। ठीक है, अब हम एक फंक्शनल ग्रुप का भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं कोई भी, हमने सपोज लिया CH3OH। ठीक है, CH3OH ले लिया मेथिल अल्कोहल। उसके बाद हमने दूसरा ले लिया C2H5OH। नेक्स्ट हमने ले लिया C3H7OH, है ना। इसके पहले हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है अल्कोहल का। तो अल्कोहल में क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो सीरीज बन रही है वो अल्कोहल की सीरीज। यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस ऑफ मास, क्या फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे भी एक और एक, मतलब कार्बन का एक कार्बन डिफरेंस, और यहाँ पे भी सेम CH2 का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस जो है CH2 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस जो है वो CH2 का है। तो यहाँ पे पूरा पढ़ने के बाद भी हम क्या कंक्लूड करते हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या होता है, होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा ग्रुप होता है जो कि जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप, यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप सेम है और उनका जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा। यहाँ पे जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन सभी में अगर हम एक सिमिलरिटी देखें तो डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास, का क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस होता है। तो मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास, अब यहाँ पे देखिए सभी जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में क्या हो रहा है, फॉर्मूला क्या है इसका, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखने चलिए। डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, CH2 का डिफरेंस है। अब CH2 को हम इसी को, इस जो डिफरेंस है इसका हमको मास निकालना होगा। तो मास कैसे निकालेंगे, कार्बन का कितना यूनिट होता है, 12 यूनिट होता है मास। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 यूनिट होता है, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। तो यहां पे हमारा हो गया 12 + 2, तो कितने हो गए, 14 यूनिट का, है ना। तो हमारे पास जो मास का डिफरेंस आया है वो 14 यूनिट का। तो इस तरीके से आप डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं। तो यही आपका जो निकला है, आप यहाँ पे लिख देंगे। कोई भी जब भी आपकी सीरीज होगी, आप चाहे किसी भी तरीके की एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड या और सो ऑन, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, लेकिन जब भी अगर होमोलोगस सीरीज है तो उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में और मॉलिक्यूलर मास में हमेशा सेम डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे जो मास में डिफरेंस है वो है 14 यूनिट का। ठीक है, मास इज इक्वल टू आपका आ गया
14 यूनिट। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 14 यूनिट का जो है आपका वो मास का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे हमने पढ़े होमोलोगस सीरीज एग्जाम्पल लिए थ्रू, और यही आपको कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सेकंड पार्ट जो है वो खत्म होता है। इसके बाद हम थर्ड पार्ट में जो कुछ चीज़ें बच गई हैं, स्पेशली हमको जो सीरीज नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है और कार्बन की प्रॉपर्टीज, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में अभी नेक्स्ट टॉपिक में उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो और अच्छे से और जल्दी मिल पाए। थैंक यू। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं।